डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। अरे हम अपना हक मांगते, अरे हम उनकी इच्छा है। और जो आदमी सोने का नाटक करता है आप उसको कभी नहीं जगा सकते। सोए हुए आदमी को आप पिंच करके पिन मार के कैसे भी जगा सकते हो। सोने का नाटक जो आदमी कर रहा है ना उसको आप जिंदगी में कभी नहीं जगा सकते। और ऐसा आदमी समाज के लिए बहुत खतरनाक है। आप लोगों के साथ आपकी लाइब्रेरी में, आपके कॉलेजेस में, आपके इंस्टीट्यूट्स में जो कोई भी युवा पढ़ रहा होगा उसको जाकर ये बताने का जरूरत है कि अगर कल को ये परिस्थिति ऐसी ही रही तो वो सब लोग उसके जिम्मेदार होंगे। हम लोग बार बार ये चीज बोले कि हम लोगों की तरक्की या हम लोगों के साथ में अगर थोड़ा सा भी वेलफेयर मेजर कुछ होता है या हमारे बारे में थोड़ा सा भी विकासात्मक कहीं पर कुछ पहल अगर होती है तो उसका दुखना इन लोगों को बहुत शुरू से रहा है। 1932 में हम लोगों को सेपरेट इलेक्ट्रॉन मिला था, तब से लेकर इन लोगों की जलन आई और उसको संयुक्त मतदार संघ में बदला गया। तब का अगर वो सेपरेट इलेक्ट्रोड आज अगर होता तो आज हम ही लोग सत्ता में भी होते, हम ही लोग अपनी पॉलिसीज बना रहे होते और हम ही लोग अपने खुद के नियम कानून बना रहे होते। तब की जलन आज तक वो कायम है। अब भी 72-73 सालों से हम लोग आरक्षण ले रहे हैं, अब भी हम लोगों को मिलना चालू हुआ और इसका दुखना इन लोगों का इतना बढ़ गया है। 2-2.5 हजारों से जब हम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, तब किसी ने उसके खिलाफ कोई मोर्चे नहीं निकाले, तब ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने में गया, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन गई। जैसे ही हम लोगों को आरक्षण मिलने लगा, जैसे ही हम लोग थोड़ी सी तरक्की करने लगे, सब लोगों के पिछवाड़ों में आग होने लगी। और सब लोग, ये मुद्दा सिर्फ आपके रिजर्वेशन तक सीमित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका मेरा फंडामेंटल राइट का गारंटी देता है। आपको मुझे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाने से पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से पहले एक और संविधान बनाया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग उसको इंडिया का कहते हैं, जिसका नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। बाबा साहब उसमें बहुत सटीक उदाहरण देते हैं कि आप किसी बेरोजगार से पूछिए कि उसे नौकरी चाहिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, तो वो आदमी पहले अपने घर वालों के बारे में सोचेगा, बीवी बच्चों के बारे में सोचेगा, 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचेगा। तो उस व्यक्ति को जरूरत होगी रोजगार की, भले ही वहां उसका कितना ही एक्सप्लॉइटेशन क्यों ना होता हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को साइड में रखकर पहले उम्मीद करेगा कि उसे 2 वक्त की रोजी रोटी की व्यवस्था कहीं पर हो। ये सीधा अटैक आप सब लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर है कि आपका रोजगार अगर आपसे छीन लिया जाए तो आप बात करने के लिए खड़े तक नहीं रह सकते। पूरी तरह से बेबस और पूरी तरह से लाचार हम लोगों को बना दिया जाएगा जब आपके पास में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं होगी। आप अपने अधिकारों की बात नहीं करोगे, आप नहीं बोलोगे मुझे फंडामेंटल राइट चाहिए, आप नहीं बोलोगे मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए या मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, आप नहीं मांगोगे लिबर्टी और इक्वलिटी। 2 वक्त का रोटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस समय पे। और ये आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स को अटैक करने का ये एक मंसूबा इस गवर्नमेंट का है। बहुत शुरुआत से ही चल रहा है। जैसे आशीष दादा ने बताया ना, जब से एलपीजी इस देश में लागू हुआ तब से प्राइवेटाइजेशन के द्वार इस देश में खुल चुके, लेकिन हम लोगों को तब फर्क महसूस नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ था ना। डायरेक्ट अटैक अब होना शुरू हुआ है और अब हम लोगों को तकलीफ हो रही है। ये तकलीफें आने वाली पीढ़ियों को भी होगी और अगर इससे संभलना है, अगर इससे बचना है तो ये बहुत अच्छी पहल है कि युवा यहाँ पर जागरूक हो रहा है। अन्यथा परिस्थितियां इतनी बुरी है साहब, इतनी बुरी है कि आप आने वाली पीढ़ियों को माफी भी नहीं मांग पाओगे जब आपसे सवाल किए जाएंगे कि भाई आप लोग कहाँ थे जब हमारा आरक्षण खत्म हो रहा था।
नागपुर महानगर पालिका या किसी भी महानगर पालिका की आप बात करिए, किसी भी जिला परिषद स्कूल्स की आप बात करिए, मैं उस पर बहुत अथॉरिटी के साथ बात कर सकता हूं क्योंकि वो मेरे रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है। आप अपने घर में टॉयलेट में जाते हैं, है ना, तो साफ सुथरा होता है, आप वहां पर बैठ सकते हो। आप प्राइवेट स्कूल के टॉयलेट्स में जाइए, वहां पर आपको नींद भी आएगी, आप गद्दे डाल के सो जाइए, इतनी स्वच्छता होती है, एयर कंडीशन होता है टॉयलेट भी। आप गवर्नमेंट स्कूल्स की क्लासरूम में भी बैठने की मतलब हिमाकत नहीं करेंगे, क्लासरूम में भी नहीं बैठ पाएंगे, इतनी बुरी परिस्थिति होती है जो बारिश में टपकेगी। और मतलब आपको कैसा होगा ना कि आप लोगों ने, आप कभी देखिएगा, कभी आइएगा मेरे पास, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। हम लोग टॉयलेट करते हैं ना सब, इतना छेद होता है ना टॉयलेट का, इतना बड़ा, मतलब आप लोग कभी देखिएगा, तस्वीरें मेरे पास में है। नागपुर महानगर पालिका के टॉप 5 स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 5 स्कूल्स, इतना छेद होता है सब टॉयलेट का, इतना बड़ा गू पड़ा। ये परिस्थितियां सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। आप लोग पढ़कर जब बड़े होगे तो आप इस सरकार से सवाल करोगे, और कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उनसे कोई सवाल करे। इस देश में सिर्फ अंबेडकर वो नाम है जो हर सत्ता से सवाल करने का ताकत रखता है। आप लोग अंबेडकर को पढ़ोगे, आप लोग अंबेडकर को पढ़कर सत्ता से सवाल करोगे, जो इनको कतई मंजूर नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा हमला अगर कहीं पर करना है तो वो अंबेडकर के विचारों पर करना रहेगा। आरक्षण ये अंबेडकर का विचार है, और इसलिए आरक्षण पर हमला करना अंबेडकर पर डायरेक्ट हमला करने जैसा है, और वही हो रहा है। आपका आरक्षण, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। एक दिन में सत्ता परिवर्तन की ताकत रखता है। उनसे संलग्नित लोगों को भी आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आप किससे जुड़े हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप किस सत्ता से जुड़े हैं, आप किस संस्था से जुड़े हैं, आपके विचार क्या है, इस पर बहुत चीजें निर्भर करती है। ये लोग अभी भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इनको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर जा रहे हैं। इनको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर जाने का वही संगठन काम कर रहा है, और ये लोग अभी भी उसी संगठन से जुड़े हैं। हमारा भी हाल वही है, हम लोग भी अभी भी उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो हम लोगों के विरोध में वहां पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठकर नियम कानून बना रहे हैं, और हम खुले तौर पर उसका विरोध भी नहीं करते, ये बोल के कि भाई हम लोग अभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं ले सकते। आपको लेना पड़ेगा। जिस वक्त आपका सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया था ना, उस वक्त ही आपके पॉलिटिक्स में आपके दलाल बैठने लगे, और आपकी विचारधारा का कोई आदमी वहां पर नहीं बैठेगा, क्योंकि वो ज्वाइंट कंस्टिट्यूंसी होती है, स्वतंत्र मतदार संघ होता है। पहले एक व्यक्ति को 2 अधिकार हुआ करते थे, आप खुद अपने विचारधारा का आदमी चुन सकते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिलाया। लेकिन गांधी जी ने उस पर आमरण उपोषण करके आपसे वो छीन लिया। तब उसके बाद भी 2 मतों का अधिकार था, लेकिन आप खुद के विचारों का आदमी नहीं चुन सकते थे। ये हमारे साथ किया गया बहुत बड़ा अन्याय है। तब से लेकर आज तक वही हो रहा है। किसी भी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में आप कर आया या जीतकर आप लाओगे, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उनके ही विचारों का आदमी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में बैठता है। आपका पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज तक कोई भी फल फ्रूट आप लोगों को नहीं दे पाया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। पूरी तरह से फेलियर है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आपका रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल मैटर्स जब तक आप साबुत रख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के सामने में आप सर उठाकर खड़ा रह सकते हो। वो हो या ना हो, लेकिन आप लोगों ने कोशिशें की, इसके लिए आप सभी लोग अभिनंदन के पात्र बन सकते हो कि आप लोगों ने कम से कम कोशिशें की। जीत और हार बात की बात है, लेकिन आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आपको आपके साथ खड़े रहने वाले आपके भाइयों बहनों को भी बताना पड़ेगा कि अगर यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं तो अंबेडकर का नाम लेना बंद करें। अंबेडकर का नाम मतलब संघर्ष है। शुरुआत से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक वो महापुरुष सिर्फ संघर्ष करते रहा, और उस संघर्ष के भरोसे हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम लोग यहाँ संघर्ष कर पा रहे हैं।
अगर संघर्ष में खड़ा नहीं रह सकते साहब तो अंबेडकर का नाम लेना बंद करें और बेमतलब की फुलकाफा मारना बंद करें। ये हम लोगों को सबको बताना पड़ेगा कि अंबेडकर का नाम लेने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं ये नाम लेने के काबिल हूं या नहीं हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आशीष दादा ने अभी बताया, आपके एजुकेशन के दरवाजे वैसे ही बंद कर दिए जा रहे हैं। आपके प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहां जो पैसा लगेगा वो पैसा हमारे साल भर की कमाई नहीं होती जितना उनका महीने भर का खर्चा होता है। तो वैसे ही हम लोग अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड यू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अलोंग विद इक्वल एजुकेशन एट पार। ये स्टेट का जिम्मेदारी है, वो हम पर कोई उपकार नहीं करने वाला। अभी बार बार गवर्नमेंट ये बता रही है कि अरे जिला परिषद के स्कूलों में हमने स्मार्ट स्कूल ला दिया, हमने स्मार्ट क्लास तैयार कर दी। वो कोई ऐसा नहीं कर रहे हम लोगों पर। बाबा साहब स्टेशन माइनॉरिटीज में ही बता चुके थे कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सभी को, वो 1872 से हंटर कमीशन के सामने से वो डिमांड रखी गई है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। इन लोगों ने 2005 में हमको दी, 1872 में उसका डिमांड हुआ था महात्मा फुले द्वारा। 2005 में हमको राइट टू एजुकेशन के माध्यम से वो चीज मिलना शुरू हुआ और वो भी हमारे साथ किया गया एक भद्दा मजाक है। राइट टू एजुकेशन में जिन बच्चों को प्रवेश मिलता है प्राइवेट स्कूलों में, उन बच्चों से जाकर पूछिए, ट्यूशन फीस सरकार माफ करेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो अदानी अंबानी के बच्चे जिस तरह से स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, 4 व्हीलर से उतरते हैं, उनके कपड़े आयरन होते हैं, उनके डिब्बे में पिज्जा बर्गर होता है और हमारे बच्चा रिक्शे से भी नहीं उतर पाता है। हमारे बच्चा जैसे हो वैसे कपड़ों में वहां पर पहुंचता है। तो वो जो डिफरेंस है उन लोगों के बीच में, जो भेदभाव है, वो राइट टू एजुकेशन के माध्यम से तैयार हो रहा है। ये सरकार उन प्राइवेट स्कूलों को पैसा देने के बजाय खुद की स्कूलें भी सुधार सकती थी। पैसा दे रहे ना प्राइवेट स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, पैसा मिल रहा है ना गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे, जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फ्री में तो नहीं पढ़ा रही है स्कूलें, पैसा देना पड़ रहा है ना। तो वो जो पैसा देना पड़ रहा है, उन्हीं पैसों से वो खुद की गवर्नमेंट स्कूलों को भी सुधार सकती है। गवर्नमेंट ये नहीं करना चाहती क्योंकि गवर्नमेंट आपको पढ़ने ही नहीं देना चाहती। आप हमेशा उनकी दया माया पर निर्भर रहे, यही ये लोग चाह रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ा अधिकार, जब मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जनक ब्रिटेन को कहा जाता है, और ब्रिटेन में भी मतदान का अधिकार पाने के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा था, रास्ते पर उतरना पड़ा था, आंदोलन करने पड़े थे। हम सब लोगों को बाबा साहब ने ये अधिकार फ्री में दिया, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, किसी को नहीं करना पड़ा। और बाबा साहब कहते हैं कि ज्या दिवशी माझ्या लोकांना त्यांच्या मतांची किंमत समजेल, त्या दिवशी त्यांच्यासारखा मोठा आणि मत मागणाऱ्या पेक्षा गरीब माणूस या देशात नसेल। आपके मतों की कीमत मीठा मिर्ची एवढी समझू नका, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आपके पास देश का सबसे बड़ा हथियार है आपका मतदान। अगर आप लोग इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत अच्छे से साबित रख सकते हैं। लेकिन आपने भी अगर वही गलती की जो हमारे बाप दादाओं ने की, जो कांग्रेस में जाकर उनको सपोर्ट करते रहे, अगर हमने भी वही गलती की तो आने वाले समय में हम भी अपनी पीढ़ी के सामने में खड़े नहीं रह पाएंगे। आपके मतदान का आप सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा, देश आपका है, इस देश में कानून नियम भी आप ही के होंगे, आपकी पॉलिसीज भी आप खुद बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो वापस वही अंबेडकर का नाम लेना पड़ेगा। अंबेडकर का नाम संघर्ष से जुड़ा हुआ है। सच के साथ खड़े रहिए, जैसे पेरियार साहब कहते थे कि सच के साथ खड़े रहने के लिए यहाँ का शिक्षित आदमी तैयार नहीं होता। हम सब लोग अंबेडकर पेरियार के अगर अपने आप को वारस बोलते हैं तो सच के साथ खड़े रहिए, जहां भी जरूरत पड़े वहां पर संघर्ष के लिए तैयार रहिए। अगर आज यहाँ पर डीजे बजाया गया होता तो मुझे उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग होते। जब तक
हमारे मतलब खुद के पेट के हाल नहीं होंगे ना, तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वास्तविक जरूरत क्या है। हमारी आज की जरूरत को हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमारी आज की जरूरत है कि यहाँ पर जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो सारा का सारा अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता होगा ना, अभी 13 मार्च को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसके खिलाफ में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कंट्राटीकरण का, 13 मार्च को इस बारे में बिल प्रस्तुत किया गया था। उस बिल में आप देखोगे ना तो जो 9 एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए ना, उनके मार्फत जो पगार दिए जाने वाला है वो वैसा ही है जैसा एक सरकारी नौकर को मिलना चाहिए, वो वैसा ही है। बहुत बड़ा 1.5 लाख रुपए तक का पगार वहां पर भी है। तो गवर्नमेंट ये जो कह रही है ना कि हम लोग पैसा बचाना चाह रहे हैं, सब बेमानी है, सब फालतू है। उनको सिर्फ आपका आरक्षण खत्म करने का, उनको कोई पैसा नहीं बचाना, सिर्फ आरक्षण खत्म करने का। इसके लिए ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटमेंट हो रही है। और हमको अगर इससे बचने का है तो आंदोलन ही एकमात्र हमारे पास जरिया है। पीसफुल प्रोटेस्ट यही एकमात्र हथियार हम सब लोगों के पास में है, जिसका उपयोग हम लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और आगे भी हमको करना पड़ेगा। कोशिश करिए जितनी ज्यादा संख्या में लोग खड़े होंगे, क्योंकि जनता ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। जरूरत है सिर्फ लीडर्स की, और जेपी मित्र मंडल में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप सही लोगों के साथ में जुड़े हैं और ये लोग आगे में ले जाकर आप लोगों को एक सही दिशा में खड़ा करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी लोग, एक बार वापस आप लोगों से विनती करता हूं कि अगर अंबेडकर का नाम लेना है ना साहब, तो घर पे बैठकर नहीं होता, घर पे बैठ के क्रांतियां नहीं होती। क्रांतियां करने के लिए रास्तों पर उतरना पड़ता है। और अब पर बंद बैठे हैं ना आप लोग, जिनको समाज में बहुत नाम देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बंद करिए। यूजलेस फेलोज, रिजर्वेशन के भरोसे नौकरियों पर एसी कैबिन में बैठे, वो लाइबिलिटी है इस समाज के लिए। अगर वो आंदोलन में आप लोगों के साथ में खड़े नहीं रह सकते हैं ना, तो वो समाज का लाइबिलिटी है। उनको सर पर बिठाना बंद करिए, उनसे सवाल करिए कि आप रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज हैं, हमारा खत्म हो रहा है, इसके लिए खड़ा रहना है। अगर खड़े रहते हैं तो आप उनके साथ में रहिए, अनलेस लीव दोज पीपल, दे आर वेस्ट मटेरियल ऑफ दिस सोसाइटी। थैंक यू।